जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2026 की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। आपको यह भी पता लग गया होगा कि आपकी जो एग्जाम है वो कौन सी तारीख को होगी और कौन सी शिफ्ट में होगी। तो अगर मेरे भाई आपको आर्मी अग्निवीर 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। काफी सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। टोटल 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन आपके इस वीडियो से क्या हो जाए, सही हो जाए। अगर आप इस वीडियो से 22 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कोई माई का लाल नहीं है जो आपको अग्निवीर में नौकरी लेने से रोक सके। ठीक है मेरे भाई, तो आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, सफल शिकार क्रियाकलाप जश्न मनाने के लिए, ठीक है मेरे भाई, सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है। तो मेरे भाई कुल मिला के आपको यह बताना है कि जो सिद्धि धमाल नृत्य है ना वो आपके किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जैसे कि मेरे भाई आपका हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर मेरे भाई आपका गुजरात। फटाफट से बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सर बात हो रही है किसकी, सिद्धि धमाल की। सिद्धि धमाल हमारे गुजरात में किया जाता है। सर गुजरात की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात में तो मेरे भाई आपका गरबा नृत्य कहां पर किया जाता है, सर गुजरात में किया जाता है। मैं बात करूंगा डांडिया नृत्य कहां पर किया जाता है, सर डांडिया नृत्य ये भी गुजरात में किया जाता है। मैं बात करूंगा टिप्पणी नृत्य, तो ये भी कहां पर किया जाता है, तो सर ये नृत्य भी हमारे गुजरात में किया जाता है। इस गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप बताएंगे सर गिर नेशनल पार्क ये हमारे गुजरात में है। और क्यों फेमस है आप बताएंगे, एशियाई शेरों के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं, आप बता देना गिर नेशनल पार्क गुजरात में एशियाई शेर आपके पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने। तो मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो सवालों का आंसर आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य आपको बताना है। विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। क्या केवल विकास करना है? केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता है। विकास और बिचौलियों का उन्मूलन है। तो मेरे भाई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य मेरे भाई विकास करना भी है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना भी है, समता भी है और आत्मनिर्भरता भी है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू हुई थी 1951 में। ठीक है मेरे भाई, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में। अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया था। तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पे जोर दिया था। फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे जोर दिया। तो आप बताएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो मेरे भाई औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, उद्योग धंधों पे मेरे भाई आपका क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। फिर वो आपसे पूछेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या हुआ था। तो आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। आप बताएंगे कि इसरो का स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर वो आपसे यह भी पूछेगा कि बताओ पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो आप बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्लियर है। तो क्या सारी चीजें याद रह जाएंगी, याद रहे या ना रहे, अगर सिलेक्शन लेना है तो याद करनी ही पड़ेगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में। तो अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया, कृषि पर, दूसरी में औद्योगिकरण पर, तीसरी में हरित क्रांति पर, चौथी में इसरो की स्थापना हुई और पांचवी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। क्या नाइट्रोजन नहीं है, नियोन नहीं है, आर्गन नहीं है, या फिर मेरे भाई
आपकी हीलियम नहीं है। तो बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो मेरे भाई आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन ले लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाई नोबेल गैस कौन सी है, आप बताएंगे कि सर वो तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, यानी आपको बताना कि इनमें से कौन एक नोबल गैस नहीं है, तो आप बता देना कि सर नाइट्रोजन नहीं है। क्लियर मेरे भाई। आइए, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 मेरे भाई किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, देखो राजमार्ग अलग चीज होती है और जलमार्ग अलग चीज होती है। तो बताइए जो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 है वो आपके किस राज्य में है। क्या वो आपके केरल में है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, या फिर मेरे भाई आपके पश्चिम बंगाल में। तो आप बताएंगे कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 है ये हमारे कहाँ पर है, आप बता देना कि सर ये तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है मेरे भाई, आपके महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, अब से पहले भी पूछा गया है और अब के बाद में भी पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब से पहले भी पूछा गया है, अब से बाद में भी आपसे ये जो है पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग ये जो 10 है ना मेरे भाई, ठीक है, नेशनल, ठीक है मेरे भाई, नेशनल, ठीक है मेरे भाई, वाटर मार्ग, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वाटर मार्ग बोल दो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो भी है। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका जो 10वां है ना, ये आपके अंबा नदी पर है। कौन सी नदी पर मेरे भाई, आपके अंबा नदी पर। पिछली बार जब आपका पेपर हुआ था तो आपसे पूछा गया था कि मेरे भाई जो नेशनल वाटर वे है आपका पहला, ये किस नदी पर है। तो पहले की अगर मैं बात करूंगा ना मेरे भाई, तो ये आपका गंगा, भागीरथ और हुगली नदी पर है। ठीक है मेरे भाई, ये आपके कौन सी नदी पर है, गंगा नदी, भागीरथ नदी और मेरे भाई आपके कौन सी, हुगली नदी। ये आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। फिर आपसे ये भी पूछा गया था कि जो नेशनल वाटरवे 2 है ना, ये कौन सी नदी पर है। तो ये मेरे भाई आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर, आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो 10वां कौन सी नदी पर है, अंबा नदी पर। पहला कौन सी नदी पर है, गंगा, भागीरथ और हुगली नदी पर। और दूसरा कौन सी नदी पर है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, अगर सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी। सवाल है, ये इन नहीं है, इब्न है इसको। ठीक है, आप क्या करिए, इब्न करिए। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से खालिस्तान भाषा में लिखी गई थी। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी आ सकता है कि रिहला पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो भाई आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ रिहला पुस्तक किसकी है। तो रिहला पुस्तक किसकी है, इब्न बतूता की। अब आपसे पूछा है कि रिहला पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था। क्या वो फारसी है, क्या वो अरबी है, प्राकृत है, या फिर मेरे भाई आपके उर्दू है। तो रिहला पुस्तक को मेरे भाई अरबी भाषा में लिखा गया था। अब अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता मेरे भाई आपके मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का मेरे भाई, आपके मोरक्को का रहने वाला था। सर ये किसके शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप बताएंगे तो ये आया था मेरे भाई आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था। ठीक है मेरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये कहाँ आया था, भारत में आया था। तो क्वेश्चनों को देख के ही तुमको पता लग गया होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन ही आपको क्या दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चनों को देख के ही पता लग गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। क्या विदेश व्यापार नीति के द्वारा, फेमा अधिनियम के द्वारा, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 के द्वारा, MRTP अधिनियम, ठीक है मेरे भाई, इसके द्वारा। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए किस अधिनियम के द्वारा जो सरकार है प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है किसके द्वारा, MRTP अधिनियम के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, MRTP अधिनियम के द्वारा। मेरे भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे। M का मतलब होता है मोनोपोली, R का मतलब होता है मेरे भाई रिस्ट्रिक्टिव, T का मतलब होता है मेरे भाई आपका ट्रेड, और मेरे भाई P का मतलब होता है आपका प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से देखो M का मतलब होता है मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है, एकाधिकार।
कार। और मेरे भाई आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि मेरे भाई प्रतिबंधात्मक। क्या होता है मेरे भाई? प्रतिबंधात्मक। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होती ना तो आप 1 सेकंड में कर देते, क्योंकि आर का मतलब होता है प्रतिबंधात्मक। और प्रतिबंधात्मक के बारे में तो बात की हमसे, इसका मतलब चौथा आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब चट्टानें कई तरीके की होती है, आपने खूब पढ़ा होगा। तो आपसे पूछा कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्या आपका मेरे भाई चर्ट है, क्या आपका रायोलाइट है, संगुटिकाश्म है, या फिर मेरे भाई आपका संकोणाश्म है? तो आप बताएंगे कि मेरे भाई आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रायोलाइट। कौन सा मेरे भाई? रायोलाइट। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूं, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध खाली स्थान वादक है। क्या मेरे भाई सितार वादक है, बांसुरी वादक है, संतूर वादक है, या फिर आपके मृदंगम वादक हैं? तो आपसे पूछा है कि अनंत आर कृष्णन मेरे भाई क्या बजाते हैं? तो आप बताएंगे अनंत आर कृष्णन सर ये तो हमारे मृदंगम बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? आपके मृदंगम बजाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, अगर कोई आपसे भाई देखो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ सितार कौन कौन बजाता है, तो सितार के भी आपको याद होनी चाहिए। तो सितार का मेरे भाई एक देखो यहां पर टॉपिक डाल लो आप, सितार। एक तो मेरे भाई आपका पंडित रविशंकर है जो सितार बजाएगा, फेमस की बात कर रहा हूं, वैसे बहुत है मैं फेमस की बात कर रहा हूं। एक मेरे भाई आपका विलायत खान है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, विलायत खान। एक मेरे भाई आपका अनुष्का शंकर है। क्या नाम है मेरे भाई इसका? अनुष्का शंकर। फिर ये तो चलो सितार की बात हो गई। भाई एग्जामिनर तो बांसुरी के बारे में पूछ सकता है कि बताओ बांसुरी कौन बजाता है, ठीक है। एग्जामिनर तो बांसुरी के बारे में बात कर सकता है। तो आप बताएंगे कि सर जो बांसुरी के कलाकार हैं उसमें एक तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है। किसका? हरिप्रसाद चौरसिया, ये फेमस है मेरे भाई, ठीक है। एक पन्नालाल घोष का नाम आता है। किसका? पन्नालाल घोष का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक तो हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, एक पन्नालाल घोष हो गया, एक मेरे भाई आपका वी कुंजामणि हो गया। कौन सा मेरे भाई? वी कुंजामणि। अब मेरे भाई ये तो चलो बांसुरी हो गई। सितार के भी तो पूछ सकता है मेरे भाई, अरे किसी ने रोका थोड़ी है कि सितार के बारे में मत पूछो। तो मेरे भाई वो तुमसे सितार के बारे में भी पूछ सकता है। तो सितार तो हमने कर दिया ना यार, ठीक है, सितार तो हमने कर दिया, सॉरी। तीसरा ऑप्शन आपका संतूर है, ठीक है मेरे भाई। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? संतूर है। तो एक सेकंड मेरे भाई, संतूर लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, संतूर, ठीक है। तो संतूर के कलाकार भी आपसे पूछ सकता है मेरे भाई। पंडित शिव कुमार शर्मा काफी फेमस है मेरे भाई। कल को अगर एग्जाम में पूछ ले तो मेरे से मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं। शिव कुमार शर्मा जबरदस्त तरीके का इंपॉर्टेंट है। और एक मेरे भाई लिखना चाहो तो लिख लीजिए भजन सोपारी। क्या नाम है? भजन सोपारी। तो सारे के सारे कलाकार मैंने आपको करवा दिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए, खाली स्थान आयु वर्ग के बच्चों को मेरे भाई शैक्षिक अधिकार प्रदान करना माता पिता का मौलिक अधिकार है। तो मेरे भाई बताइए, संविधान में भी लिखा हुआ है कि मेरे भाई कितने से कितने उम्र के बच्चों को मेरे भाई माता पिता को जो शैक्षणिक अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, वो प्रदान करना एक मौलिक अधिकार है। तो बताएंगे मेरे भाई, आप बोलेंगे कि सर राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आप कारखानों में काम भी नहीं करवा सकते, ठीक है मेरे भाई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आप मेरे भाई कारखानों में काम भी नहीं करवा सकते हैं। क्लियर मेरे भाई। तो इससे संबंधित आपका है 11वां मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में बात हुई है ना, 11वां मौलिक अधिकार है ये, 11वां मौलिक अधिकार है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है आप बता देना। अनुच्छेद नंबर 21 में ये बात आपके लिखी हुई है, ठीक है मेरे भाई। 21A में ये बात आपके लिखी हुई है। तो मेरे भाई कौन सा मौलिक अधिकार है? 11वां मौलिक अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21A में। अगला सवाल है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? क्लियर मेरे भाई? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो मेरे भाई देखो, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप बताएंगे कि सर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके की थी। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना खाली स्थान के आधार पर की जाती है। वर्तमान कीमतों पर अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी होगी तो किसके आधार पर करेंगे? भविष्य की कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर, स्थिर कीमतों के आधार पर, तुलनात्मक कीमतों के आधार पर। तो अगर मुझे भाई राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो मुझे प्रचलित कीमतों पर आधार पर गणना करनी होगी। भाई मैं अगर मान लो मेरे घर की आय की गणना करूंगा मेरे भाई, ठीक है, मैं अपने घर की जो इनकम है उसकी मेरे भाई गणना करूंगा, तो मैं यही तो गणना करूंगा कि वर्तमान में मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। ठीक है भाई, वर्तमान में मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। भाई अब से पहले मैं कितना पैसा कमाता था? भाई मैं अब से पहले मान लो मैं डेली के 100 रुपये कमाता था। क्या उस आधार पर आज की इनकम की तुलना करूंगा? क्या मैं भविष्य में मान लो मैं एक दिन के 1000 भी कमाऊंगा, तो क्या मैं इसके आधार पे थोड़ी तुलना करूंगा मेरे भाई? अगर मुझे प्रेजेंट टाइम में मेरे घर की इनकम देखनी है तो मैं ये, ठीक है, मैं किस कीमत पे करूंगा कि वर्तमान में मैं कितना कमा रहा हूं, मेरी मम्मी कितना कमा रही है, मेरे पापा कितने कमा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में आज कितना कमाया है हमने, तो प्रचलित कीमतों के आधार पर गणना करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ठीक है मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 264 या फिर मेरे भाई आपका अनुच्छेद नंबर 200। तो फटाफट बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति, तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 200। अब मेरे भाई जैसा कि मैंने आपसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, तो मेरे भाई मैं ये जांच करना चाहता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट है जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है मेरे भाई। तो आप ऐसे करना, अपने अपने राज्य के राज्यपाल का नाम, ठीक है, अपने अपना जो राज्य उसके राज्यपाल का नाम आप मेरे भाई क्या करो मेरे भाई कमेंट कर दो। ठीक है मेरे भाई, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को। ठीक है, अगर कोई राजस्थान का है तो राजस्थान के राज्यपाल का नाम कमेंट कर दो, अगर कोई यूपी का है तो यूपी के राज्यपाल का नाम कमेंट कर दो, अगर कोई गुजरात का है तो गुजरात के राज्यपाल का नाम कमेंट कर दो। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए, सबसे ज़्यादा बरसात किस में होती है? जोधपुर में होती है, चेन्नई में होती है, नागपुर में होती है या फिर मेरे भाई आपके शिलांग में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो बरसात है वो कहाँ पर होती है? आप बोलेंगे सर वो शिलांग में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? शिलांग में। अरे भाई देखो, सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? आप बताएंगे मेघालय में होती है। अब मेघालय का ही कोई शहर लगा लो मेरे भाई, अब शिलांग मेघालय में ही है। वैसे तो सबसे ज़्यादा बरसात जो है वो मासिनराम में होती है। कहाँ पर? मासिनराम में। लेकिन मासिनराम ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन शिलांग तो है, तो शिलांग कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? फटाफट से बताओ मेरे भाई, इस बेहतरीन से सवाल का आंसर आप लोग क्या करोगे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपके कब शुरू की गई थी? क्या ये 2015 में शुरू की गई? क्या 2017 में, 2016 में, 2014 में? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? आप बताएंगे 2014 में। मैं आपसे पूछूं कि बताओ नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? आप बताएंगे कि 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई कि अटल पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना मेरे भाई, ये आपकी जो अटल पेंशन योजना है इसको मेरे भाई कब शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे कि मेरे भाई इसको शुरू किया गया था आपके 2015 में। ठीक है मेरे भाई, कब शुरू किया? 2015 में। तो गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? 2016 में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? तो मेरे भाई सबको पता है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? काला कानून भी बोलते हैं। इसको हम ना अपील ना दलील का कानून बोलते हैं। ना अपील ना दलील का कानून भी बोलते हैं। 1919 में आपको इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। सर 1919 की बात कर रहे हो? 1919 में तो मेरे भाई हमारा खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। सर 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। बिल्कुल मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 1919 में। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? तो मेरे भाई सुबह हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में कुछ इस खाने का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, कुछ मेरे भाई अपशिष्ट पदार्थ होगा तो वो मेरे भाई सोच बनकर बाहर निकल जाता है। तो मेरे भाई क्या होगा? अप्रयुक्त भोजन, जिसको हम अपशिष्ट भोजन भी क्या करते हैं? बोल देते हैं। ठीक है भाई, मोस्टली जो हिस्सा है, मान लो कि तुमने खाना खाया तो कुछ हिस्सा तो ऐसा जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन सॉरी कुछ हिस्सा तो खाने का ऐसा होगा जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, जो तुम्हें ताकत देगा, लेकिन खाने का कुछ ऐसा हिस्सा भी बचेगा जो अपशिष्ट होगा, वो मेरे भाई सोच बन के बाहर निकल जाता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति को प्रस्तुत किया गया था? ठीक है मेरे भाई, वैश्वीकरण की जो नीति है जब उसको प्रस्तुत किया गया था उस समय पर मेरे भाई हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह थे, या फिर मेरे भाई आपके नरेंद्र मोदी थे? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आप बताएंगे पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है मेरे भाई, कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला सवाल है, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है मेरे भाई, कौन सा युग्म है जो इसमें से गलत है? पहला ऑप्शन है ए धातु और लेड, दूसरा ऑप्शन है अलोह धातु और मेरे भाई आपका जिंक, तीसरा ऑप्शन है लोह धातु और लोहा, चौथा ऑप्शन है बहुमूल्य धातु और आपका प्लेटिनम। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो लेड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेड, ये ए धातु थोड़ी है मेरे भाई, लेड तो धातु है ना, लेड तो धातु है, मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है? निशा गांधी उत्सव, नाट्यांजलि उत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, या फिर मेरे भाई आपका ताज महोत्सव? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो यूपी में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वालों मेरे भाई आपको तो पता होगा। ठीक है, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं नाक मत कटवा देना मेरे भाई, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। तो सर अगर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ताज उत्सव, अरे ऐसे याद रख लो यार, ताजमहल कहाँ पर है? सर ताजमहल यूपी में है, तो इसलिए मेरे भाई ताज उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं हम्पी कहाँ पर है? सर हम्पी तो कर्नाटक में है, तो मेरे भाई हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? सर हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाएगा। नाट्य अंजलि कहाँ पर मनाया जाएगा? तमिलनाडु में मनाया जाएगा। और निशा गांधी कहाँ पर मनाया जाएगा? केरल में। ठीक है, निशा गांधी केरल में, नाट्य अंजलि तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, ताज उत्सव ताजमहल उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? बताओ मेरे भाई इनमें से कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक में नहीं है मेरे भाई? कित्तूर का किला, गोल गुंबज, ओहिलेश्वर का मंदिर, या फिर मेरे भाई आपके पलक्कड़ का किला? तो कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो आप बताएंगे कि मेरे भाई पलक्कड़ का किला नहीं है, क्योंकि पलक्कड़ का किला तो कहाँ पर है? सर ये तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आपकी नौकरी लगवाएंगे ना तो ये क्वेश्चन नौकरी लगवाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा अगर मैं साक्षरता दर की बात करता हूँ तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं राज्य में बात करूँ कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका केरल। और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो वो है मेरे भाई आपका लक्षद्वीप। तो केरल और लक्षद्वीप ऑप्शन 4 आंसर आपका हो जाएगा।
आइए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पैसे नहीं लगते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? बताओ मेरे भाई, प्लेइंग टू विन मेरे भाई किसकी आत्मकथा का नाम है? तो बताइए मेरे भाई, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो आप बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर होगा साइना नेहवाल होगा। क्या होगा मेरे भाई? साइना नेहवाल। सर अभिनव बिंद्रा ने भी तो लिखी है। बिल्कुल मेरे भाई, इसकी पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, HISTORY। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम है मेरे भाई? अभिनव बिंद्रा की पुस्तक का नाम ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, और साइना नेहवाल की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग टू विन। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई सचिन तेंदुलकर की, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई आपके सचिन तेंदुलकर की बुक का क्या नाम है? तो आप लिख लीजिए मेरे भाई आपके सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ने पुस्तक लिखी है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है मेरे भाई, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है मेरे भाई, प्लेइंग इट माई वे। अगला सवाल है, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 में से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम एक नाम तो तुमको पता होगा। या तो अल्लाह रखा पता होगा, साबिर खान पता होगा, किशन महाराज पता होगा, ज्ञान प्रकाश पता होगा। तो ये मेरे भाई आपके किससे संबंध रखते हैं? सर ये हमारे तबला से संबंध रखते हैं। सर शहनाई से कौन संबंध रखेगा? आप बताएंगे। शहनाई से तो मेरे भाई हमारा बिस्मिल्लाह खान रखेगा। ठीक है मेरे भाई, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंध रखता है। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी मिल गया, भारत रत्न मिला 2001 में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या है? बताओ मेरे भाई, मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? क्या वो नंद वंश है, मौर्य वंश है, शिशुनाग वंश है, या फिर मेरे भाई आपका हर्यक वंश है? फटाफट बताएंगे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा है? हर्यक राजवंश है। सर हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। किसने मेरे भाई? आपके बिंबिसार। अगर आपसे पूछा जाए ना कि हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन था, सर वो बिंबिसार था। मैं बात करता हूँ नंद वंश का, तो मेरे भाई इसका जो प्रथम शासक है उसका नाम है महापद्म नंद। क्या नाम है मेरे भाई? महापद्म नंद। जबकि नंद वंश के अंतिम राजा के बारे में बात करेंगे तो अंतिम राजा है मेरे भाई आपका घना नंद। क्लियर है? आइए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो प्यादा है वो आपके किस खेल से आपका संबंध रखता है? ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो आप बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, देखो प्यादा, तो प्यादा आपके किससे संबंध रखता है? शतरंज से संबंध रखता है। ठीक है, प्यादा किससे संबंध रखता है? शतरंज से। अगर मैं शतरंज की बात करूँ तो शतरंज में मेरे भाई देखो ये इस तरीके का शतरंज का बोर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके का शतरंज का क्या होता है? बोर्ड होता है। तो इस शतरंज के बोर्ड में टोटल जो खाने हैं वो 64 खाने होते हैं। 32 तो मेरे भाई सफ़ेद रंग के होते हैं और 32 मेरे भाई आपके काले रंग के होते हैं। यह हो सकता है रंग कोई भी हो, लेकिन 2 ही रंग के होते हैं, चाहे सफ़ेद काले हो, लाल नीला हो, पीला सफ़ेद हो, कोई सा भी हो, 2 रंग के खाने होंगे और वो भी 32 होंगे। टोटल खाने कितने होंगे? 64। मैं बात करता हूँ कि प्रत्येक खिलाड़ी के पास में, प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है उसके पास में कितने मोहरे होते हैं? 16 मोहरे होते हैं। 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो एक के पास में 16 और दूसरे के पास में भी 16। अब इन मोहरों में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 16 मोहरे यहाँ पर होते हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूँगा तो राजा कितना होता है? राजा 1 होता है। मैं बात करूँगा रानी भी 1 होती है। मैं बात करूंगा मेरे भाई हाथी कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैं बात करूंगा घोड़े भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैं बात करूंगा ऊंट कितने होते हैं? ऊंट भी 2 होते हैं। मैं बात करूंगा प्यादे, तो प्यादे कितने होते हैं मेरे भाई? आपके 8 होते हैं। ठीक है, हो गया ना? देख लो, 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 और 16। ठीक है, राजा 1 होता है, रानी भी 1 होती है, हाथी 2 होते हैं, घोड़े 2 होते हैं, ऊंट 2 होते हैं और प्यादे कितने होते हैं? 8 होते हैं।
अगला सवाल है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है, आप बताएंगे सर तमिलनाडु का है। देखो एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, आप बताएंगे सर ये तमिलनाडु का है। मैं बात करता हूँ कथक, कथक मेरे भाई कहाँ का है, आपके यूपी का है। मैं बात करूँगा मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का है। मैं बात करूंगा ओडिसी, नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का है, ठीक है उड़ीसा का। मैं बात करूंगा सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, आप बोलेंगे सर असम का है। मैं बात करूंगा मोहिनी अट्टम, ठीक है मेरे भाई मोहिनी अट्टम, और मेरे भाई आपके कथकली की। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों आपके केरल के हैं। मैं बात करूंगा मेरे भाई कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी मेरे भाई आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का मेरे भाई आपके आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं। क्लियर है। आइए, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो भारत से पहले पंचवर्षीय योजना किस देश ने शुरू कर दी थी, उस देश का नाम है आपका सोवियत संघ, ठीक है। तो भारत से पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी वो सोवियत संघ में हुई थी। अगला सवाल, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठकों के लिए कौन बुलाता है। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा है राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है। क्या वो विधानसभा का उपाध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, या फिर मेरे भाई आपका विधानसभा का अध्यक्ष है। तो प्रत्येक सदन को समय समय पर कौन बुलाता है, आप बताएंगे कि सर वो राज्यपाल बुलाता है। ठीक है मेरे भाई, राज्यपाल आपका बुलाता है। और ये बात किस में लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 174 के भाग फर्स्ट में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 174 के भाग फर्स्ट में। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। तो मेरे भाई नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में लौटाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की उसमें। ठीक है मेरे भाई सीधी सी बात है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो साहित्य में बहुत अच्छे आदमी थे, साहित्य में इनकी अच्छी पकड़ थी। तो साहित्य के लिए इनको मेरे भाई क्या दिया था, अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया, नाइटहुड की उपाधि। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जिसमें मेरे भाई काफ़ी सारे मासूमों की जान चली गई। तो इससे परेशान होकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज़ों को बोला कि ये लो मेरे भाई, तुम्हारी जो ये नाइटहुड की उपाधि है इसको तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बात देखो, वैसे तो अगर मैं बात करूं उपाधियों का जो अंत है, उपाधियों का अंत आपने खूब पढ़ा होगा कि छुआछूत का अंत किसमें है, अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत किसमें है, अनुच्छेद नंबर 18 में। लेकिन यहाँ पर 18 के भी भाग दे दिए, अब बच्चा करे तो क्या करे। तो मेरे भाई उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद नंबर 18 के भाग 2 में है। क्लियर मेरे भाई, कि विदेशों से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा मेरे भाई। तो विदेशों से अगर कोई आदमी उपाधि धारण नहीं करेगा तो ये बात किस में बोली गई है, अनुच्छेद नंबर 18 के भाग 2 में। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये थे आज के आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अब मुझे एक बार आप जरा कमेंट करके बता दो कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 30 क्वेश्चन में से अगर आप 22 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपको नौकरी लेने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे एक बार बता दो कि आपका जो है इस बार इसके जो ये जो वीडियो है इसमें आपका जो स्कोर है वो आपका कितना रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।